औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वार्ड चाक एकेडमी के एक और नए लेक्चर के साथ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए। तो बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इन वन थिंग, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको जितने भी नए लेक्चर, नए सब्जेक्ट्स आते हैं वो अब बर वक्त आपको इत्तला मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है रेजोनेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में भी इस्तेमाल हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ इसको टच दिया गया है। और जो आपकी फिर सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। मैं आज थोड़ी सी इस पर बात करूँगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि हम कुछ न्यू एग्जाम्पल भी इसके साथ मतलब करेंगे, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो फिर आप बुक वाले एग्जाम्पल से हट के थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कुछ उनको दे दे। तो एनुअल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में ये आ सकता है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वाई रेजोनेंस, रेजोनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई। आपने एक बात याद रखनी है कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल है कि जिनका कोई एक स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो दैट्स वाई फिर उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर को लेके सारों की प्रॉपर्टीज़ को हम काउंट कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल का एक्सपेक्टेड शेप इस तरह हो सकता है। लेकिन किसी एक शेप को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, किसी एक लिव स्ट्रक्चर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इस मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो चलो इस वाई रेजोनेंस को हम थोड़ा सा वो एक एग्जाम्पल के ज़रिए साबित करने की कोशिश कर लेते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल वो है हमारे पास ओजोन। अगर हम ओजोन को एज ए एग्जाम्पल ले लें, O3, ठीक है, ओजोन को हम एज ए एग्जाम्पल ले लें, तो ओजोन के फिर हमारे पास स्ट्रक्चर 1 आता है, जो लीवस स्ट्रक्चर है इसका, के ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आता है। ये दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये तीसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, इसके पास फिर 2 पेयर इसके पास होंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, जो फॉर्मल चार्जेस की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे ये बात तस्वर की जाती है कि हमारे पास इस ओजोन की, अगर हम इस डबल बॉन्ड को देखें तो एक्सपेक्टेडली हम समझेंगे कि इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो मोस्ट प्रोबेबली 150 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, 150 किलो जूल पर मोल। और इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, आपको पता है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। तो इस डबल बॉन्ड के लिए 150 किलो जूल है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। दैट्स द थिंग वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग। फिर हम बात करते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ की। हम कहते हैं कि इसका भी बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर होना चाहिए और इसका भी बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे एजम्पशन है इस स्ट्रक्चर के हवाले से, ये हमारे एजम्पशन है इस स्ट्रक्चर के हवाले से। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, मैंने जिस तरह की बात की कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हम इसको देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली चीजें थोड़ी सी डिफरेंट आई। किस तरह डिफरेंट आई? तो आपने ये एक बात याद करनी है कि दो स्ट्रक्चर के डिफरेंस को, मतलब ये कि एक, इसको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म आर, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर।
ये भी कहते हैं, ठीक है, ये इसके नाम है। तो एक कैनोनिकल फॉर्म को दूसरे कैनोनिकल फॉर्म से डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक एरो लगाते हैं जो डबल हेडेड है, ठीक है, या एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि डबल हेडेड है। अब यहां पे हम दूसरा ओजोन ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ दूसरा ऑक्सीजन, और ये हमारे पास तीसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, जिसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यूज कुछ डिफरेंट आ रही थी। ये दोनों जो वैल्यूज हमारे पास आ रही थी, तो दोनों का जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे पास आ रही है 130 किलो जूल पर मोल, और जो इनका बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास आ रहा है 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर। अब ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड था और ये एक्सपेरिमेंटल है। फिर यहां से अंदाजा लगाया गया कि नहीं, सिर्फ ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ये स्ट्रक्चर इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मतलब यह है कि अगर हम मल्टीपल स्ट्रक्चर को लेंगे तो मल्टीपल स्ट्रक्चर इसके सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। वो किस तरह एक्सप्लेन करता है? ये एक स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, ये दूसरा स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। तो कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये जो ओजोन है हमारे पास, कोई एक स्ट्रक्चर इसका हम नहीं कह सकते कि ये ओजोन का स्ट्रक्चर है या ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये दोनों ओजोन के स्ट्रक्चर नहीं है और ये दोनों ओजोन के स्ट्रक्चर है भी, क्योंकि दोनों इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहां पे फिर हम क्या करते हैं, ये वो बेस है जो रेजोनेंस को मतलब जन्म देता है। तो यहां पे फिर इसका एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जो मतलब ये है कि हम कहें कि वो स्टेबल भी हो, ठीक है, और वो मोस्ट कॉमन भी हो। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक इस तरह का वो लगा लेते हैं। इसको आप यहां पे लिख लें। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर आपने इस तरह 3 लाइंस ड्रॉ करने हैं, ठीक है, और ये इस तरह की एक ब्रैकेट लगा के ये हम ओजोन को ड्रा कर रहे हैं। और ये इस तरह होगा, और यहां पे सारे के ऊपर माइनस चार्ज होगा, सारे के ऊपर माइनस चार्ज होगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसको हम कहते हैं मोस्ट स्टेबल। क्या? मोस्ट स्टेबल। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड या मोस्ट स्टेबल ये क्यों है? देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है इसकी, ठीक है। अब देखिए ये यहां पे है और इस स्ट्रक्चर में ये आपके स्क्रीन पे आपको आ रहे हैं राइट साइड में, वहां पे आपको आ रही है लेफ्ट साइड पे। अब ये जो राइट और लेफ्ट साइड पे है तो इट मीन कि ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहां पे द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काजेस, देखें, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काजेस लॉस्ट इन एनर्जी। जब एनर्जी लॉस होगी तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑब्टेन। क्या होगा फिर? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। अब आप कहेंगे कि सर एनर्जी लॉस है, तो आप इसको, अगर मैं कहूं कि इस स्ट्रक्चर की एनर्जी E है, इसको गौर से देखें, और इस स्ट्रक्चर की भी एनर्जी हमारे पास E है, और इस स्ट्रक्चर की एनर्जी हमारे पास E डैश है, तो फिर क्या होगा? फिर हम कहेंगे कि E डैश इज लेस देन E। क्यों? क्योंकि E डैश इसकी एनर्जी कम होगी इन दोनों स्ट्रक्चर से, ठीक है, बारी बारी, तभी ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। अगर इसकी एनर्जी हाई होगी तो फिर ये स्टेबल नहीं होगा, फिर ये स्टेबल नहीं होगा। अब यहां पे एक और बात भी आती है कि व्हाट विल बी द बॉन्ड लेंथ, तो व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर।
तो बॉन्ड ऑर्डर हम कहते हैं कि इसका 1 है, इसका 2 है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो फिर इसका क्या होगा, तो हम ओवरऑल अगर बॉन्ड ऑर्डर को ले लें तो बॉन्ड ऑर्डर इज नीदर 1 nor 2 but that is 1.5, that is 1.5। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 1.5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो रेजोनेंस है, एक तो आपने ये चार्जेस का बड़ा ख्याल करना है, एक कैनोनिकल फॉर्म को दूसरे कैनोनिकल फॉर्म से डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये डबल हेडेड एरो लगाते हैं। फिर इसके बाद चूंकि वहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप इस तरह 3 वो एरोज लगा लेंगे और 3 एरोज ये 3 इस तरह लाइंस आप खींचेंगे। इसके बाद अभी ये ब्रैकेट लगा लेंगे और उसके अंदर आप रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह लिख लेंगे। अगर ओवरऑल कोई चार्ज आपके पास आता है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिविटी है तो मैंने यहाँ पे लिख दी। मैं सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में आपको फिर बताता हूँ कि ओवरऑल आप चार्जेस के ऊपर किस तरह लिखेंगे अगर मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है। क्योंकि यहाँ पे ओजोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए मैंने वहाँ पे कोई चार्ज मेंशन नहीं किया। तो गाइज ये मैंने ओजोन का ट्राई किया है। अभी मैं कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है, और NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसको भी करूँगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी वो भी लिख लूँगा, कंडीशन भी लिख लूँगा, ठीक है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो गाइज अभी हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर द रेजोनेंस के। रेजोनेंस के लिए हमारे पास कंडीशन पे कौन कौन से होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस। देखिए अब कंडीशंस का जाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से मतलब ऐसे पॉइंट्स है कि जो कि मतलब जो रेजोनेंस में हमारे पास कॉमन होते हैं या जिस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं, जिस तरह से हम कैनोनिकल फॉर्म को पहचान सकते हैं। अब उसमें जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पॉजिटिव या पोजीशन ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल नंबर 1 के जितने भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है should have same position of atoms। पोजीशन ऑफ एटम्स मतलब ये है कि हमारे पास पोजीशन ऑफ एटम्स वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ओजोन की बात की, अगर हम कार्बोनेट आयन की बात करेंगे, कार्बोनेट आयन में आपको ये बता दूं क्योंकि ओजोन में आपको इसका प्रॉपर्ली अंदाजा नहीं होगा क्योंकि सारे ऑक्सीजन है। कार्बोनेट आयन में आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, सेकंड हमारे पास है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर differ only in position of pi electron की डबल बॉन्ड। तो आपको क्या देखा होगा कि जब हम O3 को ड्रा कर रहे थे तो एक तरफ हमारे पास सिंगल और डबल और दूसरे स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे डबल और यहाँ पे सिंगल। तो ये बेसिकली आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन की जो डबल बॉन्ड है ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये इसकी मूवमेंट इस तरह होगी, यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से एनर्जी रिलीज होती है और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो फिर स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पे डिफर करेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव सेम एनर्जी, कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हैव सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी सेम होंगी। मतलब ये है कि ये जो कैनोनिकल फॉर्म होते हैं इनकी एनर्जी मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये सपोज E1 है और ये E2 है, तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। थर्ड हमारे पास है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास ये माइनस और प्लस चार्ज कहां पे आता है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड प्लस चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर माइनस और प्लस चार्जेस आते हैं। इसके अलावा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
should have a sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, या इसको आप इस तरह कर लें कि sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे हम सपोज करते हैं कि ये sp3 होगा, लेकिन ये sp3 इसलिए नहीं कि फिर यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है, लिहाजा ये sp एंड sp2 होता है। इस केस में ये सारे sp2 है, इस केस में ये सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म मस्ट फॉलो लीवस स्ट्रक्चर, मस्ट फॉलो लीवस स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीवस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, लीवस डॉट स्ट्रक्चर या लीवस क्रॉस स्ट्रक्चर उसको ये फॉलो करेगा। तो ये भी इसके लिए एक कंडीशन है कि ये लीवस स्ट्रक्चर को सेंट्रल एटम विल बी रिमेन इन द सेंटर। ठीक है, उसकी पोजीशन फिर चेंज नहीं होगी, सेंट्रल एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये भी आप इसके साथ एक पॉइंट लिख सकते हैं। यहां पे अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। मैंने कहा था कि मैं आपको अदर एग्जांपल एक्सप्लेन करवाता हूं, तो अदर एग्जांपल में मैं आपको करवाता हूं कार्बोनेट आयन। क्या? कार्बोनेट आयन, उसको हम थोड़ा सा यहां पे टच देते हैं। अब कार्बोनेट आयन का देखिए CO3-2, ये हमारा आ गया है एग्जांपल। इसको अब हम थोड़ा सा तो जो मैंने आपको बात की थी कि किस तरह ये पोजीशन ऑफ एटम्स वो सेम रहेंगे, तो अब इसको आप देख लें। ये हमारे पास C है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O, ये 3 इसके साथ ऑक्सीजन आते हैं, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, और यहां पे ये इसका आ गया है स्ट्रक्चर A, स्ट्रक्चर A आ गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर B इसका किस तरह होगा? तो स्ट्रक्चर B इसका होगा कार्बन। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा इसका हमारे पास सिंगल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे भी आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस। तो फिर C किस तरह होगा? फिर C इसका होगा कि ये हमारे पास सिंगल, ये भी सिंगल, और ये हमारे पास डबल, माइनस माइनस। तो फिर रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह होगा। वही तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं। -2, ये फिर इसका आ जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड, ये फिर इसका आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बोनेट आयन। और देखिए सेंट्रल एटम सारों में सेम है, पोजीशन ऑफ द अटैच्ड एटम या पार्टिसिपेटिंग एटम वो भी सेम है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इस स्ट्रक्चर में यहां पे है, इस स्ट्रक्चर में यहां पे है, और थर्ड स्ट्रक्चर में वहां पे है, सिर्फ इसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली फिर हमारे पास आ जाता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वो मूव कर रहे हैं, द रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन द सेम। वो क्या होंगे? वो हमारे पास सेम ही रहेंगे। या अगर हम नाइट्रेट आयन की बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो इसका भी आप देखें कि ये हमारे पास नाइट्रोजन हमारे पास सेंटर में आता है। ठीक है, यहां पे हमारे पास ये आ गया, और साथ में फिर हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे इसके ऊपर क्या है? यहां पे ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है। ये स्ट्रक्चर A आ गया है। स्ट्रक्चर B क्या होगा इसका? तो स्ट्रक्चर B इसका बनेगा
अब देखिए इसको, नाइट्रोजन माइनस, और सी क्या होगा कि आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन ठीक है। तो फिर सी किस तरह होगा, अगर हम इसको यहां से बिठा दें हमारे पास ये आ गया N, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जिस तरह आपको पता है कि हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर ये माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये इसका जो बेसिकली है वो है रेजोनेंस हाइब्रिड जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। इसके साथ अगर हम NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा, तो NO2 का भी हमारे पास फिर इस तरह का आएगा कि ये आ गया है हमारे पास नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास हमारे पास कितने आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कितने आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर ए आ गया। स्ट्रक्चर बी में हमारे पास ठीक है, तो ये माइनस, ठीक है, ये हमारे पास इसका वो आता है, और फिर इसको हम इस तरह, और फिर और ये आ जाएगा, और इसके पास कोई चार्ज नहीं है, और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये गाइस रेजोनेंस के हवाले से मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल दिया। अब अगर पेपर में आ जाता है तो जो लड़के जस्ट पास होना चाहते हैं तो उनके लिए तो सिंपल है कि जो ओजोन का उन्होंने दिया हुआ है वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई लड़का चाहता है कि मैं अच्छे मार्क्स देना चाहता हूँ, पोजीशन में आना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उठाएँ कि जो एग्जाम्पल्स कॉमन ना हो, जिसको बाकी स्टूडेंट्स ना उठाए। तो ये कार्बोनेट आयन का, नाइट्रेट आयन का, NO2 का, ये मैंने इसलिए आपको दिए। इसमें आप एक बेंजीन का भी दे सकते हैं, बेंजीन का भी बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये बेंजीन का भी मैं ड्रा कर देता हूँ ताकि आपके पास 6-7 एग्जाम्पल्स आ जाए और वो ज़्यादा हो। मतलब ये है कि ये तो यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको इस तरह कर सकते हैं, और इसके जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास आ जाएगा इस तरह का। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। बेंजीन, ये आपके पास बेंजीन का भी एक वो आ जाता है। तो ये बड़े मतलब ये कि कॉमन एग्जांपल है बेंजीन या ओजोन, ये बड़े कॉमन एग्जांपल आप दे सकते हैं।
लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसे एग्जाम्पल उठा के दे दें कि जो एग्जाम्पल्स आपके पास बिल्कुल मतलब न्यू हो, जो बाकी स्टूडेंट्स को सॉल्व ना कर से, तो आप वो एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करें। तो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट द रेजोनेंस। अगर आप कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट एरिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।